गुड इवनिंग। आज आप लोगों का यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम था और हमने सोचा कि आज जो प्रश्न आया है उसमें पॉलिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसको आज हम उसका आंसर आपको प्रोवाइड कर दें ताकि आप अपने आंसर मिला सकें और थोड़ी जानकारी जो नए अगले साल जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको भी आइडिया लग जाए कि कैसे हमें तैयारी करनी है, किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। आज जो परीक्षा हुआ है उसमें जो पॉलिटी में प्रश्न पूछे गए हैं उसके दोनों ही भाषाओं में आपके सामने हैं। ये जो पहला क्वेश्चन है आपका आर्टिकल 312 312 से संबंधित है कि नए अखिल भारतीय सेवा का निर्माण हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। राज्यसभा में पहले रिजोल्यूशन पास कराना जरूरी है। तो पहला स्टेटमेंट जो है कि राष्ट्रहित में राज्यसभा नई अखिल भारतीय सेवा का निर्माण के लिए प्रस्ताव पारित कर सकता है, रिजोल्यूशन उसमें पास हो सकता है। पहला स्टेटमेंट आपका सही है। सेकंड है कि 2/3 मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस से पारित कराना होगा। 2/3 बहुमत से पारित कराना पड़ेगा। 2/3 सदन के कुल सदस्यों का। ये स्टेटमेंट थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है क्योंकि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत। ये कुल सदन की संख्या का 2/3 बहुमत नहीं है, इसलिए सेकेंड वाला आपका रॉन्ग है। तो इसका ओनली वन आपका आंसर होगा। डी इसका चॉइस आपका आंसर है। तो बहुत बारीकी से आपको देखना पड़ता है क्योंकि आंसर में देखिए कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत। कुल सदस्य यानी 245 का 2/3 उतने से, और प्रेजेंट एंड वोटिंग, जितने लोग प्रेजेंट हैं वोटिंग कर रहे हैं 200 लोग हैं उसका 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो 2/3 उसमें लिखा हुआ 312 में। 2/3 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। तो केवल एक सही है इसमें। अब ये मैच द फॉलोइंग है कि पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज है, बिल्कुल 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये जोड़ा गया था। 4A, 4 के बाद भाग 4 में आपका डीपीएसपी है, उसके बाद भाग 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ा गया। भाग 6 स्टेट्स, ये भी ठीक है, पहला और दूसरा बिल्कुल सही मैच है। पार्ट 11 द म्युनिसिपैलिटीज, म्युनिसिपैलिटीज 9A में है। 9 में आपका पंचायत है और 9A म्युनिसिपालिटी नगर पालिका है, जो 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आपका नगर पालिका वाला भाग जोड़ा गया था। तो तीसरा इसमें रॉन्ग है, 1 एंड 2 इसमें आपका राइट है। 1 एंड 2 सिर्फ आप इसका करेक्ट है, ये वाला आपका रॉन्ग है। 1 एंड 2 राइट है। नेक्स्ट देख लीजिए, नगर निगम से रिलेटेड है कि द एलिजिबल एज टू बी मेंबर ऑफ म्युनिसिपालिटी, आयु पात्रता 25 वर्ष दिया है, जबकि यहाँ आंसर आपका है 21 ईयर्स है। 21 साल ही है आपका लोकल बॉडीज में चुने जाने के लिए। तो चुने जाने के लिए अगर आपका 21 वर्ष है तो 25 वर्ष रॉन्ग हो गया। तो पहला स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। तो आप यहां से एलिमिनेट कर सकते हैं कि 1 नहीं होगा, ये नहीं होगा, या तो बी होगा या सी होगा। सेकंड है, नगर पालिकाओं में सीधे चुनाव द्वारा भरी जाने वाली कुल सीटों में से 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित है। 1/3 सीट्स जो हैं महिलाओं के लिए रिजर्व्ड हैं। ये बात ठीक है, तो केवल 2 आपका सही है। सी इसका आपका आंसर है। 33% रिजर्वेशन जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात है, बहुत सारे राज्य 50% रिजर्वेशन महिलाओं को दे दिए हैं जैसे बिहार है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में 1/3 रिजर्वेशन की बात करता है। अब देख लीजिए, पैक के बारे में दिया है, पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा को प्रस्तुत करती है। लोक लेखा समिति राज्यसभा के 15 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति है आपका फाइनेंशियल कमिटी है, वित्तीय समिति है। 3 बहुत महत्वपूर्ण आपके वित्तीय समिति हैं, उसमें से एक है पार्लियामेंट्री अकाउंट्स कमिटी। इसमें 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। तो दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि राज्यसभा में 15 सदस्य होते हैं, तो ये आपका गलत है। पहला थोड़ा सा हाँ, बहुत लोग इसको सही मान लिए होंगे, लेकिन आप देखिए, पब्लिक अकाउंट्स कमिटी सबमिट्स इट्स रिपोर्ट टू द लोकसभा। एक्चुअली स्पीकर ऑफ द लोकसभा को रिपोर्ट सबमिट करता है और स्पीकर फिर उसको सदन पे लेके आता है। तो डायरेक्टली लोकसभा लिखना थोड़ा सा सही नहीं है। तो पहला दूसरा दोनों ही गलत है इसमें। तो ना तो केवल एक, ना ना ही दो, दोनों ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, पीआईएल के बारे में है। असर्शन रीजन, कथन और कारण की वजह की बात करता है। भारत में जनहित याचिका विधि के शासन के लिए आवश्यक है। जनहित याचिका यानी 32 के तहत कोई तीसरा व्यक्ति, कोई थर्ड पर्सन जो अग्रीड पार्टी नहीं है, जिसके राइट्स का वायलेशन नहीं हुआ है, कोई एक्टिव सिटीजन है, कोई बहुत ज़्यादा जागरूक नागरिक है, या कोई वकील है, या कोई एनजीओ है, वो भी जा सकता है आपका सुप्रीम कोर्ट में, अगर जनता के हित में है, जनता के मौलिक अधिकारों के हित में है, जनता के राइट्स में है, जनता के ओवरऑल लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में है। तो ठीक है,
ये आप कह सकते हैं कि पहला जो कारण है भारत में जनहित याचिका विधि के शासन के लिए आवश्यक है, ठीक है। पहला कथन ठीक है। जनहित याचिका सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को न्याय कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन प्रोवाइड्स इफेक्टिव एक्सेस ऑफ जस्टिस टू सोशली एंड इकोनॉमिकली, सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं उनको एक्सेस दिलाता है, न्याय का एक्सेस दिलाता है। तो कथन तो दोनों सही हैं, बिल्कुल सही है। तो जब कथन दोनों सही हैं, ये कथन और कारण वाले में अगर आप करेंगे तो पहले वाले स्टेटमेंट के बाद क्योंकि लगा के अगला स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, तारतम्य है या नहीं, मेल खाता है या नहीं, ये बात आप देख लीजिए कि पब्लिक इंटरेस्ट कह रहा है कि विधि का शासन स्थापित करता है, कानून के शासन के लिए बहुत आवश्यक है, और ये सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए को न्याय पहुंचाने के लिए न्याय को प्रभावी पहुंचाता है। तो प्रभावी रूप से न्याय को पहुंचाता है, तो कानून का शासन जो सामाजिक रूप से है उनके लिए भी कानून का शासन हो। तो दोनों कथन सही है और व्याख्या भी सही है। तो आपका दोनों ए और आर सही है, आर ए की सही व्याख्या है। पार्लियामेंट्री सिस्टम, इंडिया हैज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, बिल्कुल ठीक बात है, हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली है। सेकंड कह रहा है भारत में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स लेजिस्लेचर, ये भी बात ठीक है। और पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब होता है कि जिम्मेवार सरकार, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। तो जिम्मेवार सरकार कैसे तय होगी, जब आप आंसरेबल हैं टुवर्ड्स द जो पार्लियामेंट, जो लॉ मेकिंग बॉडी है, लेजिस्लेचर, उसके प्रति आप रिस्पॉन्सिबल हैं, वहीं से आपकी जवाबदेही सुनिश्चित होती है। वैसे तो अगर आप देखें तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल, आंसरेबल टू लोकसभा, जो बात है वो कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, क्योंकि लोकसभा में उसको बहुमत दिखाना पड़ता है, वहीं पे उसकी मेजॉरिटी होनी चाहिए। लेकिन ओवरऑल अगर पार्लियामेंट्री सिस्टम की हम बात करें तो कार्यपालिका जो है विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है, जनता के जो प्रतिनिधि हैं उसके प्रति, चुने हुए प्रतिनिधि हैं उसके प्रति आंसरेबल है, इनडायरेक्ट रूप से आप जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल है। तो दोनों बात ठीक है। और एक आप कह सकते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम होने के नाते तो पार्लियामेंट्री सिस्टम के एग्जीक्यूटिव जो है उसके प्रति एक रिस्पॉन्सिबल है। तो दोनों बात ठीक है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट देखते हैं प्रियम्बल। ये एक आपके लिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि 42वें संवैधानिक संशोधन में आ, कौन से शब्द को जोड़े गए, तो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, ये सब दोनों ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थे। तो 1 और 2 जिसमें है आपका वो आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर चॉइस है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर इसका आंसर है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। फाइनेंस कमीशन, वित्त कमीशन 280 आर्टिकल के अंतर्गत ये आता है आपका, हर एक 5 वर्ष में एक बार कॉन्स्टिट्यूट होता है। 11, 12, 13, 14, अभी जो है 15th फाइनेंस कमीशन की बात हो रही है। 14th का अगर किसी को पता था, 14th का अगर आंसर किसी को पता था कि 14th फाइनेंस कमीशन के हेड कौन है, तो आप आसानी से इसका आंसर कर सकते थे, क्योंकि एक ही ऑप्शन है। अगर आप देखें कि डॉक्टर सी रंगराजन, तो डी का 1 एक ही ऑप्शन में आपका दिखता है 1, तो आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। एलिमिनेशन मेथड से आप इसको कर सकते थे कि 14th फाइनेंस कमीशन का अगर आपको ध्यान होता, 14th फाइनेंस कमीशन का चेयरपर्सन कौन है, तो उससे आप आसानी से कर सकते थे। लेकिन कोई बात नहीं, अगर नहीं भी आता होगा तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो आप बाकी को जरूरत नहीं है, 14th आपको ध्यान है तो आप एलिमिनेट करके बना सकते थे इसको। लोकसभा स्पीकर और लिस्ट टू मैच करना है। तो करंट जो है 18th लोकसभा है। इसके पहले आप देख रहे हैं कि 2 बार से एक ही व्यक्ति कंटिन्यू हो रहे हैं, ओम बिरला। तो एक तो आपको पता है, लेकिन इसमें आप देखेंगे कि चारों में ही वन दिया है, कोई ऑप्शन आपका एलिमिनेट नहीं होता है। वो जानकारी रख के भी आपको कोई फायदा नहीं हुआ, सारे के सारे में वन ऑप्शन ही दिया है। जो आसान है तो आपको परेशान कर दिए कि आपको आंसर पता भी है एक, तो भी आपका आंसर एलिमिनेट नहीं हुआ। अब इसमें ये फैक्चुअल है तो इसमें आप कुछ कर नहीं सकते थे। तो 12th के थे आपके पी ए सांगमा, 11th के थे आपके बाल योगी, और 14th के थे आपके सोमनाथ चैटर्जी। तो उसी के अकॉर्डिंग आप मैच करा लीजिए कि सी का 3 है, सी का 3 जिसमें दिया है, तो 2 ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है 2, 4 आपका 11th का जीएमसी बाल योगी और 12th का पी ए सांगमा, बी का 2, बी का 2, तो ये आपका बी ऑप्शन है।
तो ये आपका फैक्चुअल क्वेश्चन था, याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। फजल अली कमीशन, फजल अली कमीशन क्या था? इससे आपका भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण किया था, लिंग्विस्टिक स्टेट। फजल अली कमीशन की अध्यक्षता में 3 लोग इसमें मेंबर थे, जो मैंने बोल्ड में आपको नाम लिखे हैं। के एम पानेकर एंड एच एन कुंजरू, ये उसके मेंबर थे। एक जेवीपीवी कमेटी थी, इसलिए आप लोग पट्टाभी सीतारमैया, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पट्टाभी सीतारमैया, ये भी एक राज्यों के पुनर्गठन के लिए आयोग का गठन हुआ था, तो उसमें ये मेंबर थे। तो पट्टाभी सीतारमैया का के साथ कहीं आप कंफ्यूज कर गए होंगे, लेकिन के एम पानेकर एंड एच एन कुंजरू, यही इसके 2 आंसर हैं, 2 एंड 4, 2 एंड 4। इसमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। इसमें समितियां हैं और उसके अध्यक्ष कौन थे। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के अध्यक्ष हैं आपके जवाहरलाल नेहरू। रूल्स प्रोसीजर कमेटी के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ड्राफ्टिंग कमेटी, ये आपका आसान था, जो सब में ऑप्शन था, कोई आपको एलिमिनेट नहीं कर सकते थे, सबसे आसान वाला था। फंडामेंटल सब राइट्स कमेटी के जेबी कृपलानी थे। फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी के जेबी कृपलानी। ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो सबको याद होता है। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू। और रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पंचायती राज की बात देख लीजिए कि टेन्योर ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन शैल बी 5 साल, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, ये सही है, पहला स्टेटमेंट सही है। पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षित सीटों में से ये 1/4 है, एक्चुअली ये टाइपिंग मिस्टेक है, 1/4, 1/4 आपके क्वेश्चन में है, 1/4 है, मतलब 25%। अनुसूचित जाति, अनुसूचित, इसमें आपके अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है जनसंख्या के समानुपात में, जितनी जनसंख्या है उसके आप अनुपात प्रोपोर्शनेटली आप उसको रिजर्वेशन देंगे। तो 1/4 जैसी बात उस तरह से नहीं है। और इसमें रिजर्व फॉर women बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट, उसमें ऐसा नहीं है। उसमें क्या है कि अगर शेड्यूल कास्ट के लिए आप सीट रिजर्व किए हैं तो उसमें से 33% महिलाएं होंगी। तो स्पेसिफिकली अनुसूचित जाति के महिलाओं के लिए रिजर्वेशन नहीं है, उनके लिए है। जितनी सीटें हैं टोटल जो आरक्षण है, आप किसी राज्य में 15% पॉपुलेशन है तो 15% उसने एससी के लिए रिजर्व सीट कर दी। उस 15% में 1/3 जो होंगी वो महिलाएं होंगी, 33% वुमेन होंगे। तो इसमें आपका केवल एक सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फाइनेंशियल कमेटी ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया? अभी मैंने आपको बताया था कि 3 वित्तीय संस्थाएं हैं, लोक लेखा समिति, एस्टिमेट कमेटी एंड सार्वजनिक उपक्रमों की समिति। ये तीनों ही वित्तीय समितियां हैं और तीनों बहुत महत्वपूर्ण है। तीनों के बारे में आपको जानना चाहिए, कितने सदस्य लोकसभा से आते हैं, कितने राज्यसभा से आते हैं। एक ऐसी कमेटी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से मेंबर्स होते हैं। इस दोनों में लोकसभा और राज्यसभा दोनों से होते हैं, 15-7। और उसमें एस्टिमेट कमेटी में सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से मेंबर्स होते हैं। ये बिम्स्टेक के बारे में है, ये आईआर का क्वेश्चन है। बिम्स्टेक जो है हमारे नेबरहुड, बे ऑफ बंगाल के बॉर्डरिंग एरियाज वाले जो कंट्रीज हैं, और हमारे नेबर नेपाल, भूटान, ये सब उसके मेंबर्स हैं। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, थाईलैंड, ये सारे कंट्रीज जो हैं उसके बिम्स्टेक के मेंबर हैं। इंडोनेशिया उसमें मेंबर नहीं है, तो फोर्थ आपका ऑप्शन जो है वो नहीं है। तो इंडोनेशिया इसका मेंबर नहीं है, चॉइस में भी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया होगा, तो ये डी इसका आंसर होगा। अगर आप देख रहे हैं तो नहीं सर, ओनली 4, ठीक है। बी उसका आंसर है। इंडोनेशिया नहीं है, तो 4 जो होगा आपका आंसर है। ये असर्शन रीजन, राष्ट्रीय एकता अवधारणा में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक आयाम और उनके बीच आपसी संबंध शामिल हैं। बिल्कुल ठीक बात है। द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन इन्वॉल्व पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, साइकोलॉजिकल डायमेंशन, इंटर रिलेशन बिटवीन देम। बिल्कुल सही बात है। फर्स्ट स्टेटमेंट राइट है। नेशनल, सेकंड स्टेटमेंट, राष्ट्रीय एकता परिषद विविधता में एकता के सिद्धांत पर 1961 में गठित की गई थी। नेहरू जी की अध्यक्षता में इसका मीटिंग हुई थी और उसका गठन हुआ था, एनआईसी 1961। सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, दोनों सही है। तो दोनों बात सही है, तो ये दोनों तो आपका स्टेटमेंट गलत हो गया। दोनों सही है, या तो ए होगा या डी होगा। लेकिन आप देखिए कि पहले वाले स्टेटमेंट का कहीं से कोई रीजनिंग लॉजिक समझ में नहीं आता है कि उसको वो कारण बता रहा है। उसका कारण है राष्ट्रीय एकता परिषद के सिद्धांत पर गठित की गई, इसके कारण से थोड़ी है, मतलब कोई लॉजिकल नहीं है। दोनों पैरेलल आर्ग्यूमेंट्स हैं, दोनों एक ही बात को कहना चाह रहे हैं। इसको कारण, इसका कारण आप नहीं कह सकते हैं कि राष्ट्रीय एकता परिषद विविधता में एकता के सिद्धांत
पर 1961 में गठित की गई थी। इसमें विविधता और एकता की बात वैसे भी नहीं की गई है। उदाहरण राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, उनके बीच आपसी संबंध को शामिल है। तो दोनों बात अपने आप अलग अलग इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स हैं जो कि सही है, लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं है। तो इसमें आपका आंसर जो हो जाएगा ए इसका जो है आपका आंसर है। ये आपके लिए आसान क्वेश्चन था। नेपाली, डोगरी, बोडो, भोजपुरी। भोजपुरी इसमें आपका एट शेड्यूल में नहीं है। मैथिली है, बिहार से जो और यूपी के रीजन में जो भोजपुरी बोली जाती है वो नहीं है। मैथिली भाषा है, नेपाली, डोगरी, बोडो और मैथिली। बाद में एक 1992 में और फिर 2003 में चेंज करके 3 4 7 लैंग्वेजेस को ऐड किया गया था। तो उसमें मैथिली भाषा थी, भोजपुरी नहीं थी। तो आपका जो 4 जहां भी होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो भोजपुरी शामिल नहीं है। आसान क्वेश्चन था। अब ये कब ये बने थे राष्ट्रपति, उसको क्रम में सजाना है। तो ये सारे पुराने नामों में एपीजे अब्दुल कलाम आपका सबसे लेटेस्ट है, जो लास्ट में आएगा। एपीजे अब्दुल कलाम थर्ड जो लास्ट में है, आप देख लीजिए। ये दोनों ऑप्शन है, ये दोनों आपके एलिमिनेट हो गए। और नीलम संजीवा रेड्डी सबसे पुराने 1977 में राष्ट्रपति बने थे। तो एक पहले आएगा, तो एक ही ऑप्शन है आपका। ए और सी में से ये सी खत्म हो गया, तो ए इसका आंसर है। ए इसका आंसर है। यानी सबसे पहले आया नीलम संजीवा रेड्डी, उसके बाद आए आर वेंकटरमन, उसके बाद के आर नारायणन, उसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम। अब ये खंजर 12, ये आपका फिर से युद्ध अभ्यास से रिलेटेड है, जो कि किर्गिस्तान इसका आंसर है। किर्गिस्तान के साथ भारत ने ये युद्ध अभ्यास किया था। थर्ड इसका ऑप्शन आंसर है, सी। आगे देखते हैं। फिर से ये लिस्ट को मैच करना है। 7 शेड्यूल आपका, इसके अंतर्गत सूची दी गई है, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इससे मैच करेंगे हम लोग। 8वीं सूची में अभी आपने देखा कि भाषाओं की बात कर रहे थे, तो 8वीं सूची में क्या है, भाषाएं है। 22 भाषाओं की सूची है। 10 शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन, दल बदल कानून के तहत जो डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, ये आपका मैच करता है। लास्ट 9 शेड्यूल में आपका वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स, रेगुलेशन, इसमें भूमि संबंधित कानून है, उसको 9 शेड्यूल में रखा गया था। फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा 9 शेड्यूल जोड़ा गया था और भूमि संबंधित कानूनों को जुडिशियल रिव्यू ना हो, इसके लिए उसका प्रावधान किया गया था। वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड आपका सवाल था, इस बार बहुत इंपॉर्टेंट था। वाइस प्रेसिडेंट नए बने थे, तो स्वाभाविक था कि ये सवाल आएगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। पहला बिल्कुल ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो पहला बिल्कुल आपका ठीक है। तो या तो ये होगा या ये होगा, ये आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ए होगा या डी होगा। वाइस प्रेसिडेंट इज अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा, नहीं, वाइस प्रेसिडेंट मेंबर ऑफ राज्यसभा नहीं होता है। लेकिन योग्यता में जरूर है कि राज्यसभा के सदस्य बनने योग्य हो, राज्यसभा के सदस्य बनने योग्य हो, ना कि राज्यसभा का वो सदस्य हो। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, ओनली 1 इसका आपका आंसर होगा। अब ये है कब कब आपका, हाँ, ये सब इलेक्टोरल रिफॉर्म है, कौन सा कब आया। अब मैं आपको बता देता हूं कि 1982 में इसको ट्रायल बेसिस पे लाया गया था, 2004 से लागू किया गया। ईवीएम 2004 के इलेक्शन से लागू किया गया। मतदाता सत्यापन योग्य, ये जो वोटर वेरीफाइड ट्रेल है, ये सबसे आपका लेटेस्ट है। और नोटा जो है 2013 में आया था। नोटा 2013 में आया था। ये 2013 में आया, 2019 में इसको लागू किया गया। 2013 में ही आया था, लेकिन बाद में इसको लागू किया गया। तो सबसे लास्ट होगा आपका थर्ड नंबर जो होगा, देखिए 2 में है, तो ये आपके एलिमिनेट हो गए। और सबसे पहले जो होगा वो आपका ईवीएम। तो ईवीएम जिसमें है दो जिसमें पहले होगा वो आंसर है। तो ईवीएम के बाद फोटो आइडेंटिटी कार्ड, ये 1992 में आया था। वैसे मतदाता पहचान पत्र पहली बार अगर आप देखें तो 1992 में। ईवीएम जो है 1982 में पहली बार ट्रायल बेसिस पे किया गया था। तो ये आपका क्रम है 2143। 109 ज्वाइंट सिटिंग जो है 108 में है, तो ये आपका 109 देखते ही आपको काट देना चाहिए था। 109 में क्या है, वित्त जो सॉरी धन विधेयक है, उसके प्रक्रिया के बारे में है। प्रोसीजर रिलेटेड टू मनी बिल 109 में है। 108 में, तो पहला स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है, यानी कि ए और डी आपके एलिमिनेट हो गए। बी और सी ही बचा। सेकंड ऑप्शन है
A joint sitting of parliament may be called to pass a constitution amendment bill. सिर्फ साधारण विधेयक, सिर्फ ऑर्डिनरी बिल में ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है। संवैधानिक संशोधन में राज्यसभा और लोकसभा के पास इक्वल पावर्स हैं। दोनों में ही विशेष बहुमत स्पेशल मेजॉरिटी से आपको पास कराना पड़ता है। ज्वाइंट सिटिंग का कॉन्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में ना मनी बिल में कहीं भी नहीं है। सिर्फ ऑर्डिनरी बिल में, साधारण बिल में उसकी आवश्यकता होती है। तो आपका दोनों ही स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। बी इसका आपका आंसर है। अब देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में कह रहा है, निदेशक सिद्धांत आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है। बिल्कुल स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हम लोग बोलते ही है कि इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल जस्टिस, न्याय की बात करते हैं, और वो न्याय का सिद्धांत जो है आप देखेंगे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, नीति निदेशक तत्व में निहित है। रीजन देखिए, द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज टू एस्टेब्लिश इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी। उसके उद्देश्य के बारे में बता रहा है, उसका पर्पस, उसका एंड गोल क्या है। तो आप देखिए कि पहले में वो कह रहा है कि महत्वपूर्ण है। अब ये कह रहा है कि उसमें, क्योंकि इसके जो उद्देश्य है वो राजनीतिक और आर्थिक और सामाजिक रूप जनतंत्र की स्थापना करना है। जनतंत्र का मतलब समानता, इक्वालिटी। तो दोनों ही बात ठीक है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। और बी ए को जस्टिफाई भी कर रहा है, उसको करेक्ट रीजनिंग भी दे रहा है। तो दोनों ए और आर सही है, आर ए की सही व्याख्या है। एक और आपका क्वेश्चन था, नेशनल वोटर्स डे ऑफ इंडिया 25 जनवरी, बिल्कुल ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर होता है, 2015 से मनाया जा रहा है। 26 नवंबर 1949 को आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है, तो दूसरा आपका गलत है। ह्यूमन राइट्स डे, मानवाधिकार दिवस, आप लोग सब जानते हैं, वो बताने की आवश्यकता नहीं है। तो केवल एक इसमें सही है, बाकी दोनों गलत हैं। तो आपके पास लगभग मैंने 24 प्रश्नों का विश्लेषण आपके सामने लेके आया हूँ, जो मुझे ध्यान में आया, जो मुझे देख के लगा कि पॉलिटी और उससे रिलेटेड है, आईआर से रिलेटेड है। इन 24 क्वेश्चंस का आपके सामने आंसर लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आपका एग्ज़ाम बेहतर हुआ होगा। आगे पढ़ाई जारी रखिए, हमारे चैनल से जुड़िए। यहाँ हम डिटेल में बहुत आसान तरीके से पॉलिटी की व्याख्या करते हैं, ताकि आपकी समझ, आपकी पॉलिटी में जो पकड़ हो वो बेहतर हो, ताकि आप पॉलिटी में मिस्टेक्स कम करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें पॉलिटी सब्जेक्ट में। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों का पीटी अच्छा हुआ होगा। आप सबको बहुत बहुत बधाई। आप अच्छा करें, बेहतर करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ये इस क्लास का को समाप्त करते हैं हम लोग। उम्मीद करते हैं आप हमसे जुड़ेंगे, आगे भी हमसे जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।